नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आपको पोलिटी टॉपिक वाइज करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस रिवीजन देखने को मिलेंगे और अंत में आप लोगों को क्यूज के प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पोलिटी में आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन उचित है या नहीं, इसके लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्ति की। आयोग द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनः गठन का विरोध किया गया, यानी कि आयोग द्वारा विरोध किया गया कि राज्यों का जो पुनः गठन है वह भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनः गठन को सही बताया गया इस आयोग के द्वारा, यानी इसके धर आयोग के द्वारा। फिर इसके बाद इस आयोग की परीक्षा के लिए, मतलब इस आयोग को भी जांच करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जयपुर अधिवेशन में J.L. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने एक समिति बनाई। इसने भी राज्यों के भाषाई आधार पर पुनः गठन की मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पार्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया। श्री रामल्लू के नेतृत्व में क्या किया? आंदोलन कर दिया। फिर लगभग 18 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर रामल्लू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, यानी भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। उस टाइम इसकी राजधानी, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। राज्य पुनः गठन आयोग जो 1953 में गठन हुआ था इसका, उसके अध्यक्ष फजल अली थे। अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पनिक्कर थे। राज्य पुनः गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बताया गया है नए राज्यों का जो गठन हुआ वो किस वर्ष हुआ था, उसका डिटेल्स इसमें दिया गया है। पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश था, जिसकी गठन 1953 में हुआ था। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का गठन जो हुआ था 1960 ईस्वी में, गुजरात 1960 ईस्वी में, यानी कि 1960 ईस्वी में गुजरात जो है वो महाराष्ट्र से अलग हुआ था। नागालैंड 1963 ईस्वी में, हरियाणा 1966 ईस्वी, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972 और त्रिपुरा 1972, यानी कि 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। सिक्किम 1975 में बना, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 और गोवा भारत का 25वां राज्य 1987, यानी कि 1987 में टोटल 3 राज्य बने। उसके बाद फिर 26 यानी 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। उसके बाद 27 यानी 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। उसके बाद 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना। उसके बाद सबसे नया राज्य जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना 29वां राज्य 2 जून 2014 को। तो ये था आज का टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पॉलिटी से। बढ़ते हैं आज की करेंट अफेयर क्वेश्चन की ओर और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा भारत को मुफ्त वीज़ा प्रदान किया गया है। देखते हैं डिटेल्स। भारत के लोग अब बिना वीज़ा के पड़ोसी देश श्रीलंका यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीज़ा
देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र, जो कि द्वीप है, श्रीलंका एक द्वीप है, द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनः निर्माण के प्रयासों के तहत लिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट के तरह शुरू किया जाएगा। कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। श्रीलंका, जिसे पुराना नाम पहले का नाम था सिलोन, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, हिंद महासागर से चारों ओर घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। राजधानी इसका है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, श्रीलंका की राजधानी। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धे। कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है और सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं तो श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका का मुख्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो पर्यटन, चाय निर्यात, कपड़ा चावल उत्पादन और अन्य कृषि उत्पाद से यहाँ के जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो बढ़ते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका की जनसंख्या में 70.2% है। जनजाति यहाँ सिंहली जनजाति और बिद्दा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं तो श्रीलंका में। बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश, जिसे पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ के प्रेसिडेंट अभी यानी राष्ट्रपति वर्तमान में मोहम्मद शहाबुद्दीन है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश पार्टी से हैं। विश्व में 8वां सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी स्वतंत्रता यानी बांग्लादेश की स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को हुआ था। इसकी राजधानी ढाका, जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की मुद्रा टका है। थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम के नाम से जाना जाता था पहले। यहाँ के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन हैं। राजधानी बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बात है। थाईलैंड प्रसिद्ध है सफ़ेद हाथी और रूबी स्टोन के लिए, यानी सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। रूबी स्टोन भी यहाँ पाया जाता है। कंबोडिया, जिसे पुराना नाम कंबोजा कहते थे, राजधानी नोम पेन्ह। प्रधानमंत्री हुन मैनेट हैं। मुद्रा रियल है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो अंकोर वाट मंदिर परिसर है वो कंबोडिया में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आज की क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा। हाल ही में जारी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, जो किसके द्वारा जारी किया गया। इसका ऑप्शन पहला है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया। देखते हैं सॉल्यूशंस। हाल ही में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 दुनिया की परस्पर निर्भरताओं को सुर्खियों में ला दिया है। इस रिपोर्ट ने विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS द्वारा जारी एक विज्ञान आधारित वार्षिक रिपोर्ट है। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वर्ष 2021 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी UNU संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक शाखा है जो एक ग्लोबल थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS का उद्देश्य पर्यावरणीय खतरों एवं वैश्विक परिवर्तन से संबंधित जोखिमों व अनुकूल पर अत्याधुनिक शोध करना इसका कार्य है। यह संस्थान जर्मनी के बॉन में स्थित है। यह रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि दुनिया 6 पर्यावरणीय टिपिंग पॉइंट्स के करीब पहुंच रही है, जिसमें पहला पॉइंट है भूजल की कमी। जल भृतों में संग्रहित भूजल 2 अरब से अधिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 70
प्रतिशत कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो कृषि में किया जाता है भूजल का। भारत के गंगा के मैदानी भाग के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी की गंभीर सीमा पार कर चुका है। वर्ष 2025 तक गंभीर रूप से सीमित भूजल उपलब्धता का सामना करने की संभावना है। दूसरा है पर्वतीय हिमनदों का तेज़ी से पिघलना। हिमनद जल के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वे दोगुनी दर से पिघल रहे हैं। आगे तीसरा है बढ़ता अंतरिक्ष मलबा। जो अंतरिक्ष में मलबा बढ़ रहा है उसके बारे में। उपग्रह मौसम निगरानी संचार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों की बढ़ती संख्या अंतरिक्ष मलबे की समस्या उत्पन्न कर रही है। जो कि आजकल इतने सारे अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, तो ये मलबा वहाँ जा कर के जम रहे हैं। ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। असहनीय गर्मी, चौथा पॉइंट है असहनीय गर्मी। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन अत्यधिक घातक हीट वेव का कारण बन रहा है। उच्च तापमान और आर्द्रता शरीर को ठंडा रखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। अनुमान है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक आबादी का 70% से अधिक हिस्सा इससे प्रभावित होगा, यानी हीट वेव से प्रभावित होगा, जो कि असहनीय गर्मी होंगे उस टाइम। आगे है पांचवा पॉइंट है बीमा न कर सकने योग्य भविष्य। पांचवा पॉइंट है बीमा न कर सकने योग्य भविष्य। प्रायः गंभीर प्रतिकूल मौसम के कारण वर्ष 1970 के दशक के बाद से ही हानि में 7 गुना वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022 में 313 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की हानि होने की संभावना है। वर्ष 2022 में कुछ बीमाकर्ता अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को बीमा योग्यता श्रेणी से बाहर कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रों को बीमा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी उस क्षेत्र में बीमा जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जोखिम ज़्यादा होता है, तो उनको बीमा करने वाले को फ़ायदा बहुत कम दिखता है, इसलिए वहाँ बीमा क्षेत्र से उसे हटा देते हैं। आगे है 6 नंबर का जो है बढ़े हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से प्रेरित जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ना, तटीय बाढ़ में वृद्धि और आपदा बीमा की मांग में वृद्धि। जो आपदा बीमा है उसमें मांग की वृद्धि होते हैं, इसीलिए आपदा बीमा जो जोखिम बीमा है वो इस क्षेत्र से हटा रहे हैं धीरे धीरे। अगला पॉइंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में। एनजीटी जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। एनजीटी के अंतर्गत वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002, ये सभी अधिनियम जो हैं वो एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। फिर है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, जो कि केन्या की राजधानी भी है नैरोबी। प्रमुख है इनके कौन है, तो इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क के हैं। इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? जमरानी बांध परियोजना। इसके ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड से संबंधित है जमरानी बांध परियोजना। देखते हैं सॉल्यूशन। उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल के पास गोला नदी पर किया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि ब्राह्मी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विधानसभा में सीट 33 जो कि 30 चुनाव होते, जिसमें 30 चुनाव होते हैं और 3 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं विधानसभा में। लोकसभा में 5 सीट है उत्तराखंड में और राज्यसभा में 3 सीट है। आगे है बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार की स्थापना जो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। सीएम नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। लोकसभा में टोटल 40 सीट, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। यानी कि बिहार में विधानसभा भी है जिसमें 75 सीट हैं। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीट,
राज्यसभा में 10 सीट हैं। बढ़ते हैं आगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, जिसका राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु बारहसिंघा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट 80 सीट है उत्तर प्रदेश का, और राज्यसभा में 31 सीट है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 जो है निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत किए जाते हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में है। हाई कोर्ट प्रयागराज में इसकी स्थित है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9। यहाँ की प्रमुख नदी उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो कि कथक हैं उत्तर प्रदेश के हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 100 5G लैब्स पहल के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान भी करेंगे, यानी किए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मलेशिया के अगले राजा के रूप में किन्हें चुना गया है? इसके ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर, दूसरा ऑप्शन है अल सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है अल सुल्तान इब्राहिम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर हैं। देखते हैं इसके पॉइंट क्या है। मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को देश का अगला राजा चुना है। वह अगले साल 31 जनवरी यानी 2024 में 31 जनवरी को निवर्तमान राजा जो अभी वर्तमान में है अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। मलेशिया की एक अनोखी परंपरा है जिसमें उसके नौशाही परिवारों के मुखिया 5 साल की अवधि के लिए बारी बारी से राजा बनते हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है। मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। दुनिया में मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर के 85% पाम ऑयल पैदा करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है। मुख्य रूप से पाम ऑयल जो है उसको खाने में यूज होता है, यानी खाने में प्रयोग होता है, लेकिन इससे कॉस्मेटिक्स और साबुन जैसी चीज़ें भी बनाई जाती है। यानी पाम ऑयल का जो यूज होता है वो खाने में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है और साबुन बनाने जैसी चीज़ में किए जाते हैं। रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे रिवीजन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी 1, 2 और 3 तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तीनों स्टेट में काफ़ी डेंगू के मामले में वृद्धि हुई है। डेंगू का मच्छर जो कि डेंगू जिससे मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलते हैं, उसी मच्छर से चिकनगुनिया और जीका वायरस भी फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 24 अक्टूबर 2023 को विश्व में संयुक्त राष्ट्र यूएन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका ऑप्शन ए है 77वीं, बी है 78वीं, सी 79वीं और डी 80वीं वर्षगांठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78वीं वर्षगांठ मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। सदस्य देश टोटल 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान गणराज्य 14 जुलाई 2011 को नवनिर्मित सदस्य बने हैं। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूएन में। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। टोटल
5 देश हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या है जो कि 10 है, जिसमें अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं। टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2023 GHI रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? इसका ऑप्शन है ए 28वां, बी 111वां, सी 125वां और डी 202वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 111वां स्थान रहा भारत का GHI में। GHI में भारत का स्थान 111वां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें टोटल 125 देश शामिल किए गए, जिसमें भारत का स्थान 111 रहा। भारत का GHI स्कोर 28.7 है, जो भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? इसका ऑप्शन है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय समुद्री प्रदर्शनी, ऑप्शन सी इंडिया मैरीटाइम एक्सपो, ऑप्शन डी समुद्री भारत व्यापार मेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है, जो कि मुंबई में हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, ऑप्शन बी इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, ऑप्शन डी अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, उसमें इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखा जाएगा, आपको कल के क्यूज के आंसर मिलेंगे। कल का क्वेश्चन था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन था इसका ए में काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और डी था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही कहा जाता है। काजीरंगा जो कि असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बढ़ते हैं, कल की दूसरा क्वेश्चन था FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन था जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, एथेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोम में। रोम जो कि इटली की राजधानी है। यहाँ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में स्थित है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहाँ WTO का हेडक्वार्टर है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आगे न्यूयॉर्क अमेरिका में है। UN यहीं पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है। एथेंस की मुद्रा क्या है? तो यूरो, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ यूरो मुद्रा चलते हैं। तो ये था कल की क्यूज का सॉल्यूशन यानी आंसर। अब बढ़ते हैं आज की क्यूज की क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्यूज का पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी नर्मदा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन है देवताल झील, पुष्कर झील, लोनार झील या सांभर झील।
तो इसका भी आंसर आपको, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।